हेलो लवली पीपल, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी स्टोरी इतना पसंद कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए। और आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट करके बताया करो आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, आप कैसी स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। मतलब जो भी बात हो, आप अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी बात हो आप हक से बोल सकते हो, भाई आपका चैनल है। तो आज की स्टोरी है कब्रिस्तान, शापित कब्रिस्तान। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये बात तब की है जब पीयूष लगभग 12 साल का रहा होगा। वो अक्सर अपनी नानी के घर जाना पसंद करता था। उसकी नानी का घर उसके घर से यही कुछ 20 मिनट की दूरी पर था। उस दिन पता नहीं पीयूष को क्या सनक चढ़ी, वो सुबह उठते ही मेरे पीछे पड़ गया। माँ, मुझे नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है कहकर मेरा सर खा लिया। फिर मैंने भी हार कर इसे जाने के लिए कह ही दिया। फिर क्या जनाब, तुरंत जाने के लिए तैयार हो गए। फटाफट अपना बैग लिया और मुझसे कह कर निकला कि माँ, मैं नानी के घर जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊँगा। अरे सुन तो। मैं भी उसके पीछे भागती हुई गई तो वो अपनी साइकिल निकाल रहा था जो कई दिन से पंचर पड़ी थी। मुझे लगा कि अब वो नहीं जाएगा, लेकिन उसने मुझे देखा और बोला, माँ आज मैं पैदल ही चला जाता हूँ शॉर्टकट से। शॉर्टकट सुनते ही मैं डर गई। मैंने पीयूष को सीधे रास्ते से जाने के लिए कहा और जल्दी वापस आने को भी। मेरी बातें खत्म होने से पहले ही वो जाने लगा। मुझसे भी रहा नहीं गया तो जाते जाते मैंने भी उसे टोक ही दिया कि पीयूष उस रास्ते से मत जाना, समझे कि नहीं? हाँ माँ, समझ गया, बाय कहकर वो घर से निकला। कुछ ही देर में वह अपनी नानी के घर पहुंच गया और उसकी नानी ने मुझे कॉल कर बता दिया कि पीयूष यहाँ आ गया है। जाते ही वो अपनी नानी के गले लग जाता है जो रसोई में खड़ी कुछ बना रही होती हैं। उसकी नानी भी उसे कसकर गले लगाती हैं और उसका माथा चूमती हैं। देख, मैं तेरे पसंद की खीर बना रही थी, चल जल्दी से हाथ धोकर आ, मैं गर्मा गर्म खीर परोसती हूँ। वो नानी से पूछता है कि नानी, आपको पता था मैं आ रहा हूँ? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ का फोन आया था मेरे पास। ये सुनकर पीयूष अपने माथे पर हाथ रखता है और बड़ी ही प्यारी सी आवाज में कहता है, ओहो, ये माँ भी ना पता नहीं कब बड़ी होगी। पीयूष की बात सुनकर उसकी नानी बड़ी जोर से हंस पड़ती हैं। चल अब जा हाथ धो ले, मेरी बेटी से ज्यादा तो तू बड़ा हो गया है। नानी खीर लेकर आती हैं और दोनों खीर खा रहे होते हैं। तभी नानी पीयूष से पूछती है, बेटा पीयूष, तू वहाँ से तो नहीं होकर आया ना? अरे नहीं नानी, अब आप भी, मुझे पता है वो कब्रिस्तान में छोटी चुड़ैल रहती है, कुछ भी हो जाए मुझे वहाँ नहीं जाना है। अच्छा ठीक है, नाम मत ले उस मनहूस का, तू खीर खा। और बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तभी पीयूष की नज़र घड़ी पर पड़ती है। अरे 6 बज गए, अब मुझे जाना चाहिए नानी, नहीं तो माँ दोबारा आने नहीं देगी। मैं जा रहा हूँ, अंधेरा भी होने वाला है। नानी नानी, अरे क्यों शोर मचा रहा है? यही तो बैठी हूँ, अभी आया था और चल भी दिया, रुकता भी नहीं है जरा देर। कल फिर आ जाऊंगा नानी, अभी जाना है, माँ ने कहकर भेजा था कि शाम से पहले लौट आना, नहीं गया तो माँ डांटेगी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं फोन कर दूंगी, उसे कह दूंगी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। और ले ये खीर का डब्बा लेता जा, अपनी माँ को दे दियो, उसे भी बहुत पसंद है मेरे हाथ का खीर, और इसे देखकर उसका गुस्सा भी छू मंतर हो जाएगा। ठीक है नानी, अब मैं चलता हूँ। नानी के घर से निकलते निकलते लगभग अंधेरा हो ही चुका था। माँ की डांट के डर से पीयूष के छोटे छोटे कदम बड़ी तेजी से घर की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी वो उस कब्रिस्तान के सामने पहुँच गया और रुक कर सोचने लगा कि अंधेरा हो चुका है और यहाँ से मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, लेकिन अगर माँ को पता चल गया तो फिर कभी नहीं आने देगी। लेकिन माँ को बताएगा कौन? उसने बिना कुछ और सोचे कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ा दिए। राहुल अंधेरे में ही उस कब्रिस्तान में अंदर घुस जाता है और आधे चांद की धुंधली रोशनी में डरता हुआ जल्दी जल्दी कच्चे रास्ते पर बढ़ रहा होता है। रास्ते पर पड़े सूखे पत्तों की कुचलने की आवाज उस सन्नाटे को और डरावना बना रही होती है। लेकिन पीयूष बिना रुके कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंच जाता है कि तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। क्या? कौन कौन है? पीयूष तुरंत घूमकर देखता है और एक चमकती सी बॉल राहुल के पैरों के आगे आकर रुक जाती है। राहुल उस चमकती सी बॉल को देखकर ललचा जाता है और जैसे ही उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, बॉल आगे लुढ़कने लगती है। वो फिर बॉल के पास जाता है और बॉल फिर लुढ़कते हुए एक गड्ढे में चली जाती है। राहुल धीरे धीरे उस गड्ढे के पास जाता है, लेकिन बॉल को देखकर उससे रहा नहीं जाता। वो फटाफट अपना खीर का डब्बा और बैग उतारकर वहीं नीचे रखता है और गड्ढे में जाने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से उसका बैग भी उस गड्ढे में गिर जाता है।
वो थक कर वापस खड़ा हो जाता है और धड़ाम से उस गड्ढे में कूद जाता है। उसके कूदते ही बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे किसी की हड्डी टूट गई हो। आवाज़ सुनकर पीयूष सहम जाता है और उसे वो चमकती हुई बॉल कहीं नज़र नहीं आती। वो घबरा जाता है, लेकिन उसके बैग उठाते ही बॉल फिर से चमक उठती है, लेकिन एक पिंजरे में। एक छोटी हड्डियों का पिंजरा। वो सिर्फ कोई गड्ढा नहीं, किसी की कब्र थी। और उस पसलियों के पिंजरे को देखकर शायद किसी बच्चे की, लेकिन पीयूष को कहाँ इतनी समझ। बॉल देखते ही, अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर है। और उसी के हाथ एक और आवाज़, है ना सुंदर, मैंने तुम्हारे लिए ही कब से बना कर रखी थी। कोई लड़की, कोई बच्ची राहुल की उम्र की होगी, बड़े प्यार से पीयूष यानी कि राहुल के पीछे आकर कहती है। आवाज़ सुनकर राहुल वहीं कहीं जम जाता है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। आंखें बंद करके ही थोड़ी देर बाद वो पीछे मुड़ता है और धीरे धीरे अपनी आंखें फिर खोलता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पीयूष अब बहुत कसकर डर जाता है और बस घर जाने की सोचने लगता है। वो वापस से अपना बैग उठाने के लिए मुड़ता है तो उसकी चीख निकल जाती है, एक जोरदार चीख जो उस कब्रिस्तान के सन्नाटे में गूंज उठती है। वो बस रोते हुए उसी कब्र में एक कोने में सिमट कर बैठ जाता है और अपने सामने खड़ी एक अधड़ लड़की, जो अपनी खोपड़ी अपने हाथ में पकड़े हुए होती है, जिसकी एक आधी आंख बाहर लटकी हुई और दूसरी उलझे हुए बालों से ढकी हुई, पूरे चेहरे पर खून से भरी दरारें और उसकी गर्दन से रिसता हुआ काला खून उसकी सफ़ेद फ्रॉक को भिगोता हुआ उसके एक आधे पैर से होकर खीर के डब्बे पर टपक रहा होता है, जिसकी छींटें पीयूष के चेहरे पर पड़ रही होती हैं। कौन हो तुम? राहुल एक कोने में सिमट कर अपनी आंखें बंद कर कर उससे पूछता है। तभी वो गड्ढा एक भारी पत्थर से बंद हो जाता है। आवाज़ सुनकर पीयूष की आंखें खुलती हैं और वो झप अंधेरा देखकर जोर जोर से चीखने लगता है, कोई है, कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे घर जाना है, कोई है, माँ, नानी, कोई है, नानी, मुझे निकालो, मुझे माँ के पास जाना है। हा 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 हा, कोई नहीं सुनेगा। यहाँ मैंने भी कई दिनों तक आवाज़ लगाई थी। जब मुझे यहाँ तेरी माँ और नानी ने जिंदा दफन किया था, तब मैं सिर्फ 6 महीने की थी और मैं भी ऐसे ही चीखती चिल्लाती रही और भूखी प्यासी यहाँ मर गई। और देख, मैं उनका बिना भी कितनी बड़ी हो गई। हा हा, मैंने उन सब को इसी कब्र में जिंदा दफन किया जो मेरी मौत की वजह बने। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो प्लीज़। मेरी माँ रास्ता देखती होगी, मुझे माँ के पास जाना है प्लीज़। पीयूष कब्र के अंदर से रोते रोते चीखते हुए बोला, तेरी माँ और नानी ने ही मुझे यहाँ जिंदा दफनाया था और तुझे उन्हीं के पास जाना है। कुछ दिन में उन्हें भी यहीं लाऊंगी। अब बस वही दोनों बची हैं, उन्हें भी लाऊंगी। हा 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 हा, उन्हें भी लेकर आऊंगी। हा हा हा, ऐसे डरावनी आवाज में हंसते हुए उस चुड़ैल ने कहा। और इसी गूंजती हुई भयानक आवाज के साथ सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। बस पूरे कब्रिस्तान में पीयूष की ही आवाज गूंजती हुई रह जाती हैं। रात भर उसकी नानी और माँ तलाशने के बाद सुबह कुछ लोगों के साथ पीयूष की तलाश शुरू होती है और 2 दिन बाद उसकी माँ और नानी के साथ ही रात में कुछ लोग टॉर्च लिए उस कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, जहां उन्हें वो खीर का डब्बा खून से सना हुआ मिलता है, जिसे देखकर उसकी नानी समझ जाती है। डब्बा नानी के हाथ से गिरकर खुल जाता है और हज और वो चमकती हुई गेंद फिर निकल आती है। बिना वक्त गवाए सब उस कब्र को खोदने लगते हैं और आखिरकार पीयूष मिल ही जाता है। उसकी सांसें अब भी चल रही होती हैं। एक आदमी जल्दी से अंदर कूदकर पीयूष को गोद में उठाकर उसे एक दूसरे आदमी को थमाता है और तभी कब्र फिर बंद हो जाती है और उसी के साथ वो आदमी भी। यह देखकर सब डर जाते हैं और चिल्लाते हुए अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पीयूष के साथ सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसकी नानी और माँ उस अंधेरे में ही कहीं गायब हो जाते हैं। पीयूष को अस्पताल में भर्ती करा लिया जाता है, लेकिन कई दिन उस कब्रिस्तान को तलाशने के बाद भी उसकी माँ और नानी का कोई सुराग नहीं मिलता और उस कब्रिस्तान को कुछ मौलवी की मदद से हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि आज भी वो लड़की रात में कब्रिस्तान के गेट के पास दिखती है, लेकिन उस घटना के बाद उसे किसी को परेशान नहीं किया। उसने किसी को परेशान नहीं किया, ना ही किसी की उस कब्रिस्तान को दोबारा खोलने की हिम्मत हुई।
तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आप कैसी स्टोरी सुनना पसंद करते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दिल से सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। थैंक यू सो मच।